आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है चीन की सभ्यता का विकास, कला और वास्तुकला का सच। चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यांगत्से नदी चीन में बहती है। वहाँ के लोग इस नदी को यांगत्से नदी कहकर पुकारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे जो नदी है, पीली नदी, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ और महत्वपूर्ण मिट्टी को जन्म देती, जिससे वहाँ के जो समुद्री इलाके, जो सी वाले इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इसके अलावा शासन व्यवस्था जो उस समय की थी, शासन व्यवस्था बिल्कुल राजतत्व के आधार पर ही बनी हुई थी। फर्स्ट इसमें है दैवीय सिद्धांत का अनुसरण करना। बिल्कुल जैसे राजा होते थे, मोनार्की पहले थी, तो वहाँ पे वो अपने अधिकारियों के साथ ही शासन करते थे। वहाँ पर बिल्कुल सामंत थे, बस उनका पद और कुछ स्टेटस अलग था, बाकी आप उनको सामंत ही बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि साम्राज्य का एकीकरण। 221 ईसा पूर्व में शिन हुआंग के समय में चीन का एकीकरण हुआ था। और इसके आगे जो चीज़ है वो हम ये पढ़ेंगे कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, अधिकारी चयन आयोग था, वो कैसे होता था। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता था जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति होते थे, जो चरित्र से बहुत योग्य थे, दिमाग से बहुत बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट थे। चीन के समय में अब महान आविष्कार क्या हुए। चीन में 4 महान आविष्कार हुए थे। सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं हम, बारूद का आविष्कार। पहला बारूद का आविष्कार है। दूसरा है कंपास का आविष्कार, जो हमारे पास कंपास होता है उसका आविष्कार। तीसरा है गन पाउडर का आविष्कार। और इसमें जो चौथी चीज़ है वो है कागज़ और छपाई। इन सभी चीज़ों का चीन में विकास हुआ था। अक्षरों को छापने वाली चीज़ थी। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो है रेशम बनाने की विधि। रेशम बनाने की विधि सिर्फ चीन में इजाद हुई थी। उस टाइम पे लोगों को सिर्फ यही पता था कि रेशम का जो विधि है, बनाने की कला है, वो सिर्फ चीन में होती है। बाकी जगह पे ये कला नहीं आती थी लोगों को, और ना ही ये उस टाइम इजाद हुई थी। तो चीन के लोगों के पास एक इसका एडवांटेज होता था व्यापार में हमेशा के लिए अपने पास। तीसरी चीज़ है इसमें सिल्क रोड का महत्व। सिल्क रोड को पूरी दुनिया का व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता है, और ये बात सही है क्योंकि जो सिल्क रोड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पश्चिमी और पूर्वी देशों का जो व्यापार होता था और मध्य पूर्व का जो व्यापार पश्चिमी देशों के साथ होता था, उसी मार्ग से होता था। क्योंकि ये जो सिल्क रूट है, यहाँ पे बहुत सारे ऊँट, घोड़े, गधों के ऊपर जो सामान होता था वो लादा जाता था। इसके अलावा कहीं ऐसे रथ होते थे उस टाइम जो सामान ढोते थे। इसके अलावा जो नई, और जो इसमें नई पॉइंट है इसमें, वो पढ़ेंगे हम चीन की विशाल दीवार का बनना। चीन की विशाल दीवार का बनना मिंग शासकों के समय में ही पूरा हुआ था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने ज़रूर देखा होगा। और जो इसमें दूसरी चीज़ है वो टेराकोटा आर्मीज़। टेराकोटा सैनिक, ये मिट्टी के बनाए गए सैनिक थे। ये मतलब ये ऐसे लगते हैं आपको, जब देखेंगे ना आप इनको तो ऐसा लगेगा कि ये सच में है। पर ये वहाँ के जो शासक थे उनके कब्र के साथ ही मतलब इनको दफनाया जाता था। एक धार्मिक रिवाज था। अब इसमें आगे जो इसमें पॉइंट आता है वो तांग राजवंश का पॉइंट आता है। 618 से लेके 807 सेंचुरी तक चीन का इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसमें व्यापार था, कला थी, वास्तुकला थी, बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया जाता है। और दूसरी इसमें चीज़ थी मिंग राजवंश। मिंग राजवंश का जो समय काल है वो 1368 से 1644
सेंचुरी तक माना जाता है। इसको चीन का समृद्धि और वास्तुकला का युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय लोगों में ज़्यादा प्रदर्शन की भावना नहीं होती थी। लोगों के पास एक पूरा प्रशासन प्रक्रिया होती थी जहाँ से उनको पूरे ऑर्डर दिए जाते थे। आगे इसका जो पॉइंट है, बौद्ध धर्म का प्रचार और ह्वेनसांग का भारत आने के बाद ह्वेनसांग ने बहुत सारे जो ग्रंथ थे, 150 से अधिक ग्रंथ जो थे वो अपने देश चीन ले गया था। इसके अलावा कुछ सोने की मूर्तियाँ और अन्य और चीज़ें भी भारत से ले गया था। उस समय भारत में हर्षवर्धन का जो शासन था वो चल रहा था। और चीन की विशाल दीवार का जो निर्माण है, उसको जो बनाया है वो मिग शासकों ने ही उसको शासनकाल में उसको पूरा बनाया गया था, ताकि मंगोलों से चीन अपने लोगों की रक्षा कर सके। मंगोल हमेशा उनको परेशान करते थे। इसके अलावा समुद्री योजनाएं भी चीन के राजा थे उनके समय में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ था। समुद्र का नए रास्ते खोजे गए थे, भारत के साथ व्यापार होता था, रोम के साथ व्यापार होता था, पश्चिमी देश के साथ व्यापार होता था, जापान और साउथ कोरिया वगैरह, ताइवान, इनके साथ पूरा व्यापारिक एक सेटअप होता था, पूरा मार्ग। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है नीले और सफ़ेद रंग के बर्तन के जो अवशेष है वो मिलना। वो आज भी दुनिया में बहुत कीमती और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, क्योंकि ये उस समय की सबसे ज़्यादा बड़ी रॉयल्टी की चीज़ थी कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे कंट्री के लोगों के पास नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि आपके पास नीले और वाइट कलर के बर्तन हैं। बौद्ध धर्म का जो विकास है वो ह्वेनसांग के भारत से चीन जाने के बाद वहाँ की जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के तले अपने आप को महसूस करने लगे। वहाँ पे बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था खुली और स्कूल खुले, यूनिवर्सिटी खुली, स्पेशली जो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, उनकी जो ग्रोथ थी, मेंटल ग्रोथ, उसके लिए। तो आज हमने पढ़ा कि चीन की सभ्यता और चीन का जो कला है, विकास है, उसमें इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन थे चीन के साथ दूसरे देशों के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे, खासकर भारत के साथ, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है और हम उनके साथ व्यापार और विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं।